हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 जिसमें आपकी मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? बराबर है। पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड तो लगा देंगे, लेकिन ये होता क्या है आपको डायरेक्टली सम के उससे मैं समझाऊंगी कि क्या होता है। तो ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर है x प्लस 1 x प्लस 2। इसका करना है हमको इंटीग्रेशन। तो इसका हमको क्या करने का है? इंटीग्रेशन करने का है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पे आप या तो डायरेक्टली एडजस्टमेंट कर सको, नहीं तो ये मेथड का कब होती है? जब डिनोमिनेटर आप फैक्टराइज कर सको। और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या कि डिनोमिनेटर को आप ब्रैकेट्स में, आपको पता है ये फैक्टराइज है। मल्टीप्लिकेशन में जब टर्म्स लिखे होते हैं तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स हैं तो फैक्टराइज्ड है। जब डिनोमिनेटर आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर की पावर 1 है। अगर आप नीचे वाले को एक्सपांड करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब नीचे एक्स स्क्वायर है उसको आपने फैक्टराइज कर लिया, इसलिए याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन लगता है। बाकी एक्स स्क्वायर वाले पिछले एक्सरसाइज में भी काफ़ी सम, पिछले वीडियोस में भी काफ़ी सम किए थे जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमने mn वाली मेथड लगाई थी। अब आपको कैसे देखने का है? एक्स अपॉन, पहला सिंपल टर्म्स में नीचे कितने ब्रैकेट हैं आपके? 2 ब्रैकेट है। तो आपको क्या करने का? 2 कांस्टेंट लगा देने का। क्या करने का? 2 कांस्टेंट लगा देने का। पहले के नीचे पहले ब्रैकेट, दूसरे के नीचे दूसरा ब्रैकेट। अब पहले के नीचे कौन सा रखना है ऐसा कोई रूल नहीं है। आप ए के नीचे इसको भी रख सकते थे, बी के नीचे इसको भी। किसी एक कांस्टेंट के नीचे एक ब्रैकेट, दूसरे कांस्टेंट के नीचे दूसरा ब्रैकेट आपको रखने का। अब आप क्या करोगे? इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लिया जाएगा? इस साइड तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, सामने की साइड आप एलसीएम ले लोगे। x प्लस 1 x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा a x प्लस 2 और b के साथ में x प्लस 1। डिनोमिनेटर वाला टर्म तो सामने सामने कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या आपके पास? x इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 बचा। हमको अल्टीमेटली करना क्या है? a और b का वैल्यू निकालना है। यू कैन सॉल्व इट बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। पूरा एक्सपांड कर दो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हो। बट एक और मेथड है, आपको देखो ये शॉर्टकट मेथड कैसी है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए ना। तो आप क्या करो? बी को 0 कर दो। बी कब 0 होगा? हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं? फॉर ए की वैल्यू निकालने वाले हैं। ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे बी को 0 करना है। बी कब 0 होगा? जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तब। देयरफॉर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसको 1 नंबर में सब्सिट्यूट कर दो। तो सब्सिट्यूटिंग इन 1, इसमें पूरे में x की जगह अगर आप -1 रखोगे तो ऑटोमेटिक ये 0 हो जाएगा, बचेगा a, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप वैल्यू रख रहे हो तो x की जगह पे क्या हो गया? -1 इज इक्वल टू a, एक्स की जगह पे -1 प्लस 2। यहाँ पे तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने ये टर्म तो 0 ही किया हुआ है। तो -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 कितना होता है? +1। तो हो जाएगा a। देयरफॉर a की वैल्यू क्या मिली आपको? -1 मिल गई। आपका आधा काम पूरा हो गया। अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको? b की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? b की वैल्यू चाहिए। तो फॉर b, जब आपको b की वैल्यू चाहिए तो ये इक्वेशन में आपको a को 0 कर देना पड़ेगा। तो बचेगा आपका b टर्म जिसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जब मैं b की वैल्यू फाइंड करूँगी तो क्या करेंगे? आपको क्या 0 करना है? a के साथ जो है उसको 0 करना है। आप क्या करोगे? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। सब्सिट्यूट करो इसको 1 में, सब्सिट्यूटिंग इन 1। तो क्या हो जाएगा? x की जगह क्या रखने का है आपको? -2 रखो इज इक्वल टू
ए, ये वाला टर्म ही ज़ीरो हो गया। देखो आपने इसको ज़ीरो किया था ना, इसके लिए ये टर्म ज़ीरो हो गया। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। प्लस बी, एक्स की जगह पे -2 + 1, तो क्या हो गया, -2 इज इक्वल टू -2 + 1 कितना होता है, -b। माइनस की साइन कट हो जाएगी, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2। आपको दोनों वैल्यू मिल गई, बराबर है। आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब हम वापस आते हैं आपके क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था x अपॉन x + 1 x + 2 dx। जितनी बार आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे उतनी बार dx लिखना है। लिखने में अगर आप पैटर्न सही नहीं रखोगे ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे सब्जेक्टिव में। एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में तो कुछ नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर राइटिंग पैटर्न सही नहीं है तो मार्क्स ऑब्वियसली कट जाएंगे। हमने इसको कैसे किया था, a अपॉन कौन सा ब्रैकेट रखा था, x + 1, और b अपॉन कौन सा ब्रैकेट रखा था, x + 2, ऐसा किया था ना। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपने निकाल ली है, a की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन क्या हो गया आपका x + 1, प्लस b की वैल्यू क्या मिली है आपको 2 अपॉन x + 2 dx। देखो आपका क्वेश्चन पूरा सिंप्लीफाई हो गया। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा सिंप्लीफाई हो गया, जिसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट हम आंसर, जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे इसका मतलब आप सॉल्व कर रहे हो, लास्ट में प्लस ही रखना का है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में -1 तो कांस्टेंट है, हम चेन रूल लगाएंगे। इसको अगर मैंने x पढ़ लिया तो 1 अपॉन x पढ़ सकते हैं ना, 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का आंसर क्या होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, लॉग मॉड। वेरी गुड, LOG लॉग। अब मैथ्स में जब आप लॉग लिखते हो दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट टू द बेस ई, और यही चीज़ आपको अगर फिजिक्स में लिखना है तो आप ln लिखते। ln का मतलब होता है, ln का मतलब होता है लॉग टू द बेस ई, क्योंकि फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, यू आर हैविंग लॉग टू द बेस ई एंड लॉग टू द बेस 10। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर आप फिजिक्स में हो, LOG लिखा है, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग लॉग टू द बेस 10, और ln लिखा है तो यू आर अप्लाइंग लॉग टू द बेस ई, क्योंकि यहाँ पे 2 लॉग अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही लॉग, मैथ्स में टू द बेस 10 नहीं हम यूज़ करते, सब स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में, हमने डेरिवेटिव में भी देखा था टू द बेस ई ही है, जिसको हम ई को नहीं लिखते। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी हम 10 लगा सकते हैं, कभी भी हम 10 लगा नहीं सकते। तो मैथ्स में अगर आपने LOG लिख के छोड़ दिया, इट इज़ सफिशेंट फॉर मैथ्स। हाँ, बट इफ़ इट यू आर इन, यहाँ पे केमिस्ट्री में, ये फिजिक्स में हो तो LOG और LN का मतलब अलग अलग होता है। तो लॉग मॉड फंक्शन, फंक्शन क्या है आपका x + 1, लेकिन जिसको सपोज किया था उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है डिवाइड करने की, 1 का 0। चलो आगे, 2 कांस्टेंट, अगेन सेम पैटर्न। क्या पढ़ने में आ रहा है, 2 तो बाहर निकाल दिया है, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x है तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड फंक्शन, तो x + 2 + c, ये आ गया आपका आंसर, बराबर है, ये आपका आंसर है। लेकिन इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो कैसे हम कर सकते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो -log x + 1 है मॉड के अंदर, ये आगे जो पावर होती है लॉग में √2 में चली जाती है, तो पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले पावर नंबर पावर में जाएगा, तो ये हो जाएगा log x + 2 होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये लॉग और ये दोनों लॉग माइनस में है, जब माइनस में होंगे तो नंबर डिवाइड की मल्टीप्लाई, डिवाइड, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, देखो राहिल यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आया, ये हो जाएगा आपका log x + 2 होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका x + 1, बराबर है, टू द बेस हमने लिखा नहीं है, +c। ये आंसर ऐसे लिखा तो भी चल जाएगा। ओके, समझ में आया, ओके लिख लो। देखो नेक्स्ट सम ये दिया हुआ है आपको ये एक्सरसाइज में, तो अब ज़रूरी नहीं है आपको वही मेथड लगानी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग सकता है ना,
इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/x² माइनस a², है ना। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्या होती है फॉर्मूला? 1/x² माइनस a² की फॉर्मूला क्या होती है? हाँ, 1/2a लॉग मॉड, बोलो आगे। यही तो मेन है, लॉग मॉड के बाद में क्या? ऊपर माइनस। वेरी गुड, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यही देखने का है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये किसकी फॉर्मूला है? 1/x² माइनस a² की। ये फॉर्मूला आपको लर्न होनी चाहिए, तब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1/a क्या है? 3, तो 1/2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a, ख़त्म। ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। आंसर को हमेशा हाईलाइट करने का, ओके। हम लोग थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। 3x माइनस 1 और उसके नीचे 3 ब्रैकेट। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर अगेन ये फैक्टराइज, आपने फैक्टराइज कर दिया है ना। जो अवयव पढ़ी जता होय तो आ मेथड लगावવાની, जो अवयव ना पढ़ता होय तो એના કરતાં આગળ જે વિડીયોમાં આપણે જોઈ છે MN વાળી મેથડ, अंश बराबर जे આપણે फॉर्मूला लगाई છે ने, ये मेथड थी। याद रहा आपको? दोनों में डिफरेंस खाली इतना ही है, जहाँ पे हम ए बी वाली मेथड लगाते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपका फैक्टराइज हो जाता है। स्लाइट ही डिफरेंस है दोनों मेथड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे है देखो, 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, कितने ब्रैकेट्स हैं? 1 2 3। तो आपको कितने कांस्टेंट लगाने हैं? 3, 1 2 और 3। पहले के नीचे पहला आपका, दूसरे के नीचे दूसरा ब्रैकेट, तीसरे के नीचे तीसरा ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे देखो, एलसीएम कैसे लेंगे ये 3 का। इस साइड तो लिखा हुआ है ये x माइनस 2, x माइनस 3, इस साइड एलसीएम आपका तीनों 3 हो जाएगा। क्या? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब यहाँ पे देखो, जब आप कौन सा टर्म ले रहे हो, जब आप फर्स्ट टर्म ले रहे हो a, तो उसके नीचे क्या है? x माइनस 1। 3 टर्म में से सिर्फ इकलौता टर्म था x माइनस 1, क्या गायब है? तो बोलेंगे x माइनस 2 और x माइनस 3 गायब है। अब क्या करेंगे, जब हम b लिखेंगे, b के नीचे क्या है आपका? x माइनस 2 टर्म है, तो इन तीनों में से x माइनस 2 है, क्या बाकी रह गया? x माइनस 1, x माइनस 3 बाकी रह गया, x माइनस 1, x माइनस 3। उसी तरह से जब हम c लिखेंगे, c के नीचे x माइनस 3 है, जो बाकी रह गया उसको लिखने का है x माइनस 1, x माइनस 2। ये हो गया, कट हो गया नीचे का। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचा? 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1, x माइनस 2। अब यहाँ पे आप देखो, इसको सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास अगेन शॉर्टकट टेक्निक है 3 वाले में। जब मुझे a की वैल्यू चाहिए, अल्टीमेटली स्ट्रेटेजी तो यहाँ पे भी आपकी सेम ही रहेगी, आपको a b c की वैल्यू फाइंड करने की है ना। तो जब मुझे a की वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे b और c साथ में 0 करना पड़ेगा। b और c साथ में 0 हो जाएगा तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो b और c में कौन सा ब्रैकेट कॉमन है? देखो b और c में कौन सा ब्रैकेट कॉमन है? x माइनस 1। तो आप क्या करोगे? x माइनस 1 को 0 कर दोगे। देयर इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 1 सामने जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको इसमें हर x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करने का है? ये पूरे में क्या सब्स्टिट्यूट करने का है आपको? 1 सब्स्टिट्यूट करने का है। चलो स्टार्ट करेंगे। 3x की जगह पे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2
1 माइनस 3 प्लस यहाँ पे तो x माइनस 1 है इसलिए 0 हो जाएगा, x माइनस 1 है इसलिए अगेन 0 हो जाएगा। बचा क्या, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और क्या हो जाएगा आपका a 1 माइनस 2 कितना होता है -1, और 1 माइनस 3 कितना होता है -2, बराबर है। तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। समझ में आया है ना। उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको b की वैल्यू चाहिए तो आपको a और c में क्या कॉमन है उसको 0 कर देना पड़ेगा। देखो कौन सा ब्रैकेट कॉमन है a और c में, x माइनस 2 वाला ब्रैकेट कॉमन है ना, तो b के लिए आपको x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेना पड़ेगा। उसी तरह से जब c की वैल्यू चाहिए आपको तो a और b में जो कॉमन है उसको 0 कर दो, क्या x माइनस 3 को 0 कर दोगे। ओके, स्टार्ट कर दो, कंप्लीट करो, फिर आगे चलते हैं। देखो आपको b की वैल्यू इसी तरह से सॉल्व करोगे ना, तो b की वैल्यू आपको -5 और c की वैल्यू आपको 4 मिल रही है सबको, है ना, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था 3x माइनस 1 और नीचे 3 ब्रैकेट थे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, जिसको आपने कैसे लिखा था, a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 2, c अपॉन एक्स माइनस 3, आपने ऐसे लिखा था। अब आपने ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके a b c की वैल्यू फाइंड कर लिए, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है आपका a का वैल्यू है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, प्लस b का वैल्यू क्या है आपका -5 अपॉन एक्स माइनस 2, प्लस c का वैल्यू कितना है 4 अपॉन एक्स माइनस 3। ओके, देखो सिंप्लीफाई हो गया पूरा क्वेश्चन, जिसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये 1 है, अगेन कौन सा फॉर्मेट लगा, 1 अपॉन एक्स का फॉर्मेट लगा। देखो इसको अगर मैं x मानूँ तो 1 अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका लॉग मॉड फंक्शन, लेकिन जिसको सपोज किया है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, यहाँ पे 1 है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या लिखा -5, अगेन फिर से 1 अपॉन एक्स का फॉर्मेट आ गया, तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस, अरे बाप रे, 4 लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। लिख लो। चालू थे